तो देखो हमारा बिजनेस लॉ है, बिजनेस लॉ के अंदर फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। ये याद कर देना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का बना हुआ है सर? 1972 का बना हुआ है, ठीक है। बिकॉज जब भी आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स आएंगे ना, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉमा 1972 दिस। तो एग्जामिनर के ऊपर एक अलग इम्पैक्ट जाता है कि चलो बच्चों को जो ईयर है वो क्या है, याद है सर। अब सर आप पहली बार लॉ पढ़ रहे हो सर, नॉर्मल इंग्लिश होती तो इंग्लिश ही है सर, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट लेवल की इंग्लिश है ना, इसका इंटरप्रिटेशन करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल। बिकॉज ऐसे ऐसे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपने आज से पहले नहीं पढ़े। अब सर ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1972 में तो बना था, लेकिन डेट क्या थी सर? डेट क्या थी? देखो देखो देखो, डेट क्या थी? 1 सितंबर 1972। कब बना था? 1 सितंबर 1972 में ये लॉ बना था, ठीक है। इसकी एक बार डेट याद कर लेना कि सर दिस लॉ केम इनटू फोर्स, और मतलब एप्लीकेबिलिटी कब से स्टार्ट हुई सर? 1 सितंबर 1972 को बना। सर ये लॉ बना क्यों? सबसे पहली बात आई सर, लॉ तो बन गया, सर बना क्यों? क्या होता था, मान लो आपने और मैंने बिजनेस करा, ठीक है। आपने कोई एग्रीमेंट करा, मैंने एग्रीमेंट करा, जैसे आपने मेरे को बोला कि सर आप मेरे को क्लासेस दे दो, मैंने आपके साथ, हमने क्या कर लिया सर, क्लासेस के एग्रीमेंट कर लिया। अब मान लो अगर आपने मेरे को पैसे दे दिए और उसके बाद मैंने क्लासेस नहीं ली, तो भाई ये आपके साथ क्या हो गया सर? फ्रॉड हो गया। अब कहीं ना कहीं जाकर आपको क्या करना पड़ेगा सर? इसके लिए लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। तो उस लीगल एक्शन को लेने के लिए सरकार ने कौन सा लॉ बनाया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वर्ड में बीच में क्या आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारे बीच में क्या था बेटा? कॉन्ट्रैक्ट था कि सर मैं आपको पैसे दूंगा और आप बदले में मेरे को क्या दोगे? क्लासेस दोगे, ठीक है। अब क्या हुआ, मान ले किसी भी पार्टी ने फ्रॉड कर दिया, या ऐसा भी हो सकता है मैंने एक बंदे को क्लासेस दे दी, क्लासेस लेने के बाद उस बंदे ने फीस पे नहीं करी, तो अब मैं कहां पर जाऊं सर? दिक्कत हो गई सर। तो सरकार ने लॉ बनाया कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां पर एक बंदा अगर दूसरे बंदे को प्रॉमिस करता है कि मैं आपके लिए कुछ करके दूंगा, और अगर वो करके नहीं देता तो उस बंदे को आप कहां पर लेकर जा सकते हो सर? जेल में लेकर जा सकते हो। उसका केस क्या चलेगा? कोर्ट का केस चलेगा, ठीक है। तो पहली बात आप ये समझ गए सर ये लॉ बना क्यों था और कब बना था? 1 सितंबर 1972 में बना था। सर इस लॉ को पढ़ने के लिए सबसे पहले दो वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। एक वर्ड है आपका एग्रीमेंट, और एक वर्ड है बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट। सर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देख ध्यान से मेरी बात सुनो। एग्रीमेंट क्या होता है? एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टी। सर पार्टीज के बीच में जो ऑब्लिगेशन हो जाता है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लाइबिलिटी। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? लाइबिलिटी। मान ले मैंने तेरे को बोल दिया यार रात को मूवी देखने के लिए चलेंगे, ठीक है, तो तूने बोल दिया हाँ ठीक है सर मूवी देखने के लिए चलेंगे। अब मान ले तू आया नहीं मूवी देखने के लिए, तो मैं क्या तेरे को जेल भेज सकता हूँ? नहीं भेज सकता सर। ये नॉर्मल हमारे बीच में क्या हो गया बेटा? नॉर्मल ये हमारे बीच में क्या था? एग्रीमेंट था। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मली एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल क्या था हमारे बीच में? एग्रीमेंट। देख मैंने ऑफर करा, मैंने तेरे को क्या ऑफर करा? यार रात को मूवी देखने चलते हैं, ठीक है, नई मूवी आएगी उसको देखने चलेंगे। तूने उसकी क्या दी? एक्सेप्टेंस करी। लेकिन तू मूवी देखने के लिए नहीं आया, ठीक है, तो क्या मैं तेरे को जेल में लेकर जा सकता हूँ? नहीं जा सकता, क्योंकि ये नॉर्मल एक क्या था? एग्रीमेंट था। तो एग्रीमेंट क्या होता है? डेली लाइफ में हम बहुत लोगों के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट करते हैं। कोई तेरा मान दे कोई दोस्त है या कुछ है, उनके साथ आपने बोल दिया यार संडे को घूमने चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कभी कभार कोई इंपॉर्टेंट काम हो गया आप नहीं जा पाए, तो आपका दोस्त थोड़ी ना आपको जेल भेज देगा। लेकिन बेटा यहाँ पर ये तो नॉर्मल क्या होते हैं? आपके एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, उसको क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट, ठीक है। ठीक है जी। एग्रीमेंट क्या होता है? सर किसी ने ऑफर करा और मैंने उसकी एक्सेप्टेंस दे दी, तो ये क्या हो गया? हमारा एग्रीमेंट हो गया। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। सर कॉन्ट्रैक्ट भी एग्रीमेंट का पार्ट होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो एग्रीमेंट। लेकिन ये एग्रीमेंट क्या है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ। भैया यहाँ पर ठप्पा पता है किसका लग गया है? लॉ का लग गया है। अगर आपने अब इसको करके नहीं दिया तो सामने वाला बंदा आपको जेल में लेकर जा सकता है। कितने लोगों के बीच में होता है ये कॉन्ट्रैक्ट? बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। अब यहाँ पर क्या हो गया सर? एक लीगल हो गया सर। यहाँ पर क्या हो गया सर? एक लीगल चीज हो गई सर। अगर आपने इस चीज को नहीं करके दोगे तो सामने वाला कहाँ पर लेकर जाएगा सर? आपको कोर्ट में लेकर जाएगा। अब देखो ध्यान से, मेरे जो स्टूडेंट्स आए यहाँ पे पढ़ने के लिए, ध्यान से सुनना, मेरे जो स्टूडेंट्स जो आए, ठीक है, अब उन्होंने मेरे को फीस पे करी। क्या पे करी? फीस पे करी। और मैंने उनको प्रॉमिस करा कि मैं उसको क्या करूंगा? स्टडी करवाऊंगा, है ना, पढ़ाई करवाऊंगा। अब अगर यहाँ पे या तो स्टूडेंट या तो मैं, हम लोग आपस में किसी दूसरे के साथ कोई ना कोई अगर गलत काम कर देते हैं, मान लो मैंने पढ़ा दिया, बच्चे ने फीस नहीं दिया, बच्चे ने फीस दी, या मैंने कोर्स कंप्लीट नहीं करवाया, पढ़ा नहीं, तो इसको क्या बोल देंगे बेटा? एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट। अब सामने वाला बंदा दूसरे बंदे के ऊपर इजीली क्या कर सकता है सर? केस कर सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? यस। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट तो होता ही होता है, मतलब कि ऑफर भी होता है
एक्सेप्टेंस भी होती है, लेकिन इसके साथ एक और नई चीज आ जाती है जिसको क्या बोलते हैं, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, कि सरकार आपको इन्फोर्स करता है कि आपको ये करके देना पड़ेगा, अगर आपने नहीं करके दिया तो फिर अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब देख बड़ा कौन है, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है कि एग्रीमेंट बड़ा है सर? बड़ा कौन है सर इसमें से? कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा होता है कि एग्रीमेंट बहुत बड़ा होता है? सर एग्रीमेंट बहुत बड़ा होता है। एग्रीमेंट के साथ जब लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्योंकि लाइफ में अगर हम देखें बहुत लोगों के साथ एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट काफी लिमिटेड लोगों के साथ हम क्या करते हैं सर, करते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस समझा? क्या होता है डिफरेंस? अगर कॉन्ट्रैक्ट और बीच में सिर्फ एक ही वर्ड है जिसका नाम क्या है, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, कि लीगली आप किसी एक बंदे को क्या कर सकते हो, फोर्स कर सकते हो कि भाई तू ये करके दे, नहीं करके देगा तो मैं तेरे अगेंस्ट क्या कर दूंगा, कोर्ट के अंदर केस कर दूंगा। ठीक है बेटा, समझ गए? चलो, अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो पहली टर्म्स एंड कंडीशन क्या बोलती है कि सर कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम कितनी पार्टीज होनी चाहिए, दो पार्टीज। खुद के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते कि मैंने अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि मैं ये करूंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एग्रीमेंट के अंदर एटलीस्ट वी वांट टू पार्टीज, दो बंदे तो चाहिए ही चाहिए। तो देयर मस्ट बी टू पार्टीज टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए बेटा, बायलिटरल। पता है क्या होता है बायलिटरल? एक वर्ड होता है बायलिटरल और एक वर्ड होता है यूनिलिटरल। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देख बायलिटरल क्या होता है कि सामने वाले को आपने मनी दी और मनी के बीच में वो आपके लिए कोई काम करके देगा, तो टू वेज हो गया, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक पार्टी पैसा पे कर रही है तो दूसरी वाली पार्टी उसको सर्विसेज दे रही है या गुड्स दे रही है। ठीक है, क्या दे रही है, सर्विसेज दे रही है, गुड्स दे रही है। लेकिन बायलिटरल एग्रीमेंट क्या, यूनिलिटरल एग्रीमेंट क्या होता है? मान लो आपका बर्थडे था, पापा ने आपको 2,000 रुपए दे दिए कि जा बेटा ऐश कर, बदले में उनको कुछ चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन आज अगर कोई स्टूडेंट आके मेरे को पैसे देता है, वो ये थोड़ी ना बोलेगा सर आप मौज करो जो मर्जी करो, है ना? वो मेरे को पैसे देगा तो बदले में क्या जाएगा कि मैं उसको पढ़ा के दूं। ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, बायलिटरल। कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, बायलिटरल। और यूनिलेटरल क्या होता है, जब एक बंदा सिर्फ पैसे दे रहा है, सामने वाले से बदले में कुछ नहीं मांग रहा, उसको क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल का। तो यहाँ पर कैसे कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए बेटा, बायलिटरल। ऐसा नहीं कि मैं सामने वाले बंदे को पैसे दे रहा हूँ सिर्फ मौज करने के लिए, वो मेरे को कुछ करके नहीं देगा। सर दोनों पार्टीज की कोई ना कोई बाउंडेशन है। अब मेरी बाउंडेशन क्या है, मुझे तेरे को पढ़ाना है, तेरी बाउंडेशन क्या है कि तू सर को फीस पे करेगा। ठीक है, एंड द सेम पार्टी कैन नॉट बी अ पार्ट। चलो इतना समझ गया कि देयर मस्ट बी टू पार्टीज, और कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए सर, इनके बीच में बायलिटरल होना चाहिए। ठीक है सर, द पर्सन हु मेक्स अ प्रॉमिस, एक बंदा जो प्रॉमिस करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉमिसर। एंड द पर्सन टू हुम द प्रॉमिस इज मेड इज नोन एज प्रॉमिसरी। जैसे मान ले मैंने तेरे को बोला कि यार मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तेरे एग्जाम से पहले क्या खत्म करवा दूंगा, कोर्स खत्म करवा दूंगा आराम से, और तू फटाफट से क्या भी कर पाएगा, रिवाइज भी कर पाएगा, रिविजन का भी टाइम मिल जाएगा। तो इस केस में मैं कौन हूँ, प्रॉमिसर। और सर आप कौन हो जिसको मैंने प्रॉमिस करा है, आप कौन हो सर, प्रॉमिस। तो जो प्रॉमिस कर रहा है वो कौन है, प्रॉमिसर। जिसको प्रॉमिस कर रहा है वो कौन होता है, प्रॉमिस। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट एवरी पार्टी इज अ प्रॉमिसर एज वेल एज अ प्रॉमिस। हर एक पार्टी, हर एक बंदा जो होता है ना वो क्या होता है, मान ले मैं प्रॉमिसर भी हूँ और मैं प्रॉमिसर भी, प्रॉमिस भी हूँ। ये कैसे, देख ध्यान से एग्जांपल देखियो। व्हेन अ प्रॉमिस टू सेल अ कार फॉर अ सम ऑफ 20,000 टू बी। मान ले ए ने प्रॉमिस करा बी को कि मैं तेरे को भाई क्या बेचूंगा, अपनी गाड़ी बेचूंगा। तो ध्यान से देख, ए ने प्रॉमिस करा बी को कि भाई मैं तेरे को कार बेचूंगा, कितने की कार बेचूंगा, 20,000 की कार बेचूंगा। तो यहाँ पर ए जो हो गया वो कौन हो गया सर, प्रॉमिस सर। और जिसको प्रॉमिस करा गया बी को वो कौन हो गया, प्रॉमिस सी। ठीक है, ए इज अ प्रॉमिसर बिकॉज ही हैज प्रॉमिस टू सेल हिज कार, वेल ही इज ऑल्सो अ प्रॉमिसी। और वो कौन है, प्रॉमिसी भी है, बिकॉज देयर इज अ प्रॉमिस फ्रॉम बी टू पे अ सम ऑफ 20,000 टू हिम। देख दो कॉन्ट्रैक्ट हुए यहाँ। एक मैंने बोला कि यार मैं तेरे को अपनी गाड़ी बेचूंगा, मैं तेरे को प्रॉमिस करा, तो मैं यहाँ पर कौन हो गया, प्रॉमिसर हो गया। और आप कौन हो गए, प्रॉमिसी हो गए। लेकिन तेरे लिए, तूने मेरे को क्या प्रॉमिस करा कि मैं आपको 20,000 दूंगा। तो अब इस केस में आप कौन हो गए, प्रॉमिसर हो गए, और मैं कौन हो गया, प्रॉमिसी। तो मेरे लिए आप कौन हो गए, प्रॉमिसी, और आपके लिए मैं कौन हो गया, प्रॉमिस। समझ रहे हो, मेरे लिए आप कौन हो गए, प्रॉमिसी, आपके लिए मैं कौन हो गया, प्रॉमिसी। मैंने आपको कार बोला कि मैं आपको कार दूंगा, आई एम प्रॉमिसर इन दैट केस, एंड यू आर प्रॉमिसी। लेकिन आपने बोला आप मेरे को पैसे दोगे, तो यू आर प्रॉमिसर।
और मैं कौन बन गया, प्रोमिसी। तो एक बंदा प्रोमिसर भी होता है और क्या होता है, प्रोमिसी भी होता है। ठीक है, ये समझ में आई, ये वाली बात नहीं समझ में आई? यस बेटा। बात बात करते हैं दूसरा पॉइंट। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होनी चाहिए, कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। एक बंदा ही अपने साथ प्रॉमिस करके कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि सर एक एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए सर। ठीक है, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कब होता है, एन एग्रीमेंट अकर्स व्हेन टू माइंड्स मीट फॉर अ कॉमन पर्पस। दो लोग साथ में आते हैं और उनका पर्पस भी क्या होता है, सेम होता है। मान लेते को कार खरीदनी थी, मुझे कार बेचनी थी। तो अब मैंने अपनी कार बेची, किसको बेची, आपको बेची। तो हम दोनों का टू माइंड्स मीट फॉर अ कॉमन पर्पस। सर आपको कार खरीदनी थी, मुझे कार बेचनी थी, हम दोनों का पर्पस कैसा था सर, कॉमन था। दे मीन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। द मीटिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड, बेटा जब दो लोगों का माइंड क्या कर रहा है, मीट कर रहा है बिजनेस के अंदर, इसको क्या बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में, कॉन्सेस एड इडम। कॉन्सेस एट इडम, दैट इज कॉन्सेंट टू द मैटर। कॉन्सेंट का मतलब होता है अप्रूवल, कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है, अप्रूवल फॉर द मैटर। मैटर क्या था, मुझे कार बेचनी थी और आपको कार खरीदनी थी। हम दोनों ने अप्रूवल दिया कि ठीक है मैं आपको कार बेच दूंगा। आपने बोला ठीक है सर मैं आपकी कार खरीद दूंगा, आपकी कार अच्छी कंडीशन के अंदर है। ठीक है, अब इसका देख एक एग्जाम्पल देखते हैं। If A says to B that he is willing to sell his car for 20,000 and B gives his assent, assent का मतलब क्या होता है, अप्रूवल, टू द ऑफर। तो A ने ऑफर करा किसको, B को, कि भाई B मैं तेरे को अपनी कार बेचना चाहता हूँ, कितने में, 20,000 में। और B ने क्या दे दिया, अप्रूवल दे दिया। तो एग्रीमेंट विल कम इनटू फोर्स। अब बेटा इस केस में क्या आ गया, अभी तो क्या आया, एग्रीमेंट आया। तो यहाँ पर क्या हुआ था, देख ऑफर हुआ था प्लस सामने वाले ने क्या करी थी, अभी एक्सेप्टेंस की। तो क्या हो गया, एग्रीमेंट बन गया। एन एग्रीमेंट मींस, एग्रीमेंट क्या होता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस विच फॉर्म्स कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो हर एक प्रॉमिस आपने जो करा, ठीक है, और वो उसकी क्या बन जाएगी, कंसिडरेशन। देख ध्यान से मेरी बात सुनिए, तूने मेरे को कार देनी थी, तूने मेरे को पैसे देने थे, उसके बदले की कंसिडरेशन क्या थी कि मैं आपको कार दूंगा। ठीक है, मैं आपको क्या दूंगा, कार दूंगा। देखना ध्यान से, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ए के पास क्या थी, कार, और बी के पास क्या थी, मनी। ठीक है, तो बी अपनी मनी देगा ए को, तो बी के पास क्या आएगा, ए से, सर कार आएगी। तो बी के लिए कार क्या हो गई, कंसिडरेशन हो गई। कंसिडरेशन होता है सर बदले में क्या मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे बदले में क्या मिल रही है, फीस। तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या हो गई, फीस। आपके लिए कंसिडरेशन क्या होगी, स्टडी। आपके लिए कंसिडरेशन क्या होगी, स्टडी। आपने मेरे को पैसे दिए, आप बोलोगे सर बदले में मुझे क्या मिल रहा है, आपको बदले में क्लासेस मिल रही है, स्टडी मिल रही है। तो आपके लिए क्या होगी दोस्त, कंसिडरेशन स्टडी होगी। अब ऐसे ही ए अपनी कार बेच रहा था, बदले में क्या मिल रहा था बी से, सर मनी मिल रही थी। तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या हो गई बेटा, मनी हो गई। और बी के लिए कंसिडरेशन क्या हो गई, कार हो। सिंपल, यस। चल आगे। An agreement means every promise and every set of promises which forms consideration for each other. एक दूसरे के लिए consideration। तो कार के लिए मनी कंसिडरेशन है, मनी के लिए कार क्या है, कंसिडरेशन है। अब promise means, promise क्या होता है, when the person to whom the proposal is made। promise क्या होता है, मैंने एक प्रपोजल दिया सामने वाले को। जैसे मैंने एक प्रपोजल दिया आपको कि आई वांट टू सेल माय कार। सामने वाले ने क्या करा, सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू। सामने वाले ने उस चीज की क्या दी, अपनी अप्रूवल दी। द प्रपोजल इज सेट टू बी। इस प्रपोजल को मैं क्या मान लूंगा, क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अब मैंने तेरे को ऑफर करा, तू बोलता नहीं सर मेरे को ये वाली कार नहीं परचेज करनी, दूसरी कार परचेज करनी है। तो तूने मेरे को क्या नहीं दी, एक्सेप्टेंस नहीं दी। मैंने तेरे को ऑफर दिया, तूने मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं दी। देख एग्रीमेंट कब बनता है बेटा, एग्रीमेंट कब बनता है, जब सामने वाला आपको ऑफर देता है और आप उसकी क्या करते हो, एक्सेप्टेंस। मैंने आपको ऑफर करा लेकिन आपने मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं दी, क्या ये एग्रीमेंट बना, नहीं बना। अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। एक प्रपोजल मैंने आपको दिया, आपने जब उसको एक्सेप्ट कर लिया तो अब क्या आ गया सर, हमारा प्रॉमिस हो गया, और ये एक तरीके से क्या है, एग्रीमेंट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इट सिंपली मींस दैट एग्रीमेंट क्या होता है, एक्सेप्टेड प्रपोजल। एग्रीमेंट क्या है, एक एक्सेप्टेड प्रपोजल। तो देख ध्यान से, एग्रीमेंट इज इक्वल,
तो बच्चों देखो हमने क्या देखा, ऑफर इज इक्वल्स टू, ऑफर क्या होता है, ऑफर इज इक्वल्स, एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। या फिर हमने क्या बोला, एग्रीमेंट क्या होता है, एक्सेप्टेड प्रपोजल, सामने वाले ने आपको एक प्रपोजल दिया, आपने उस प्रपोजल की एक्सेप्टेंस दे दी, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, आपका एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, या फिर आप एग्रीमेंट को क्या बोल सकते हो, इट इज एक्सेप्टेड प्रपोजल। आगे चलते हैं सर, एंड ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है सर, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि सर सामने वाले की, आपने अगर आपने पैसे लिए हैं तो आपको उसको कुछ करके देना पड़ेगा, लीगल ड्यूटी सर, इट इज लीगल ड्यूटी। जैसे मान लो आप मेरे पास आए, आपने मेरे को फीस दी, तो नाउ इट इज माई लीगल ड्यूटी कि मैं आपको पढ़ाऊं और आपका कोर्स कंप्लीट करके दूं। तो ऑब्लिगेशन इज अ लीगल ड्यूटी टू डू, कुछ करना या फिर कुछ नहीं करना, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग। जैसे मान लो आप लोगों ने कोचिंग सेंटर स्टार्ट करा, मैंने आपको बोला कि यार आप मेरे आसपास जो है ना अपना कोचिंग सेंटर मत ओपन करो, कहीं और ओपन कर लो, इसके लिए मैं आपको जो है ना 10 लाख रुपए देता हूँ। कितने पैसे देता हूँ, 10 लाख रुपीज देता हूँ। तो कुछ ना करने के भी मैं आपको पैसे दे रहा हूँ बेटा, इसको बोलते हैं अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो कुछ करने के पैसे देना, टू डू समथिंग, या फिर कुछ ना करने के लिए पैसे देना, ये भी क्या आ जाता है सर, आपका ऑब्लिगेशन हो जाता है। एन एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट गिव राइज टू सम लीगल ऑब्लिगेशन। तो जब भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कोई ना कोई लीगल रिलेशन तो बनता ही बनता है ना। जैसे मान लो आपने मेरे पास आए पढ़ने के लिए, तो एक लीगल रिलेशनशिप बन गया कि सर आप मेरे को फीस दो और मैं आपको क्या दे दूंगा, कोचिंग करवा दूंगा। दैट इज विच इज इन्फोर्सेबल एट लॉ। सर ये सारी चीजें इन्फोर्सेबल एट लॉ है, मतलब ये चीजें आपको फ्यूचर में करके देनी पड़ेगी सामने वाले को। ठीक है, एग्रीमेंट विच गिव राइज टू ओनली सोशल और डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट्स। ये चीज मैंने आपको बताई कि सर अगर हम यहाँ पर कोई सोशल एग्रीमेंट की बात करते हैं, डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, जैसे मान लो एक फादर ने अपने बेटे को बोला कि बेटा तू 95% मार्क्स लाके दिखा क्लास 12th के अंदर, तो मैं तेरे को एक नया नया आईफोन गिफ्ट करूंगा। क्या करूंगा, एक नया आईफोन गिफ्ट करूंगा। अब उस बच्चे के 96% मार्क्स आ गए, वो अपने पापा के पास पहुंच गया, लाओ पापा एक नया आईफोन दिलवाओ। उसके पापा ने मना कर दिया, यार मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है ताकि तू पढ़ ले। अब पढ़ के 96% मार्क्स आए, कह रहे यार तो तेरे लिए तो अच्छे मार्क्स है ना, कल को तू अच्छे नंबर ले, यार तू आईफोन का क्या करेगा, खुद अपने पैसे से खरीद लियो, अच्छा पढ़ा लिखा हो गया अब तो तू। अब बेटा क्या वो सन अपने फादर को जेल में डाल सकता है क्या, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्या, नहीं सर। तो ऐसे कोई डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन या हस्बैंड और वाइफ के बीच में, मान लो हस्बैंड ने बोला अपनी वाइफ को कि मैं तेरे को हर महीने ना तेरे पैसे दिया करूंगा, मैं तेरे को हर महीने 20,000 रुपए दिया करूंगा। तो अब वो हस्बैंड ने वाइफ को पैसे दिए नहीं, तो क्या वो वाइफ अपने हस्बैंड को जेल में भेज सकती है, नहीं भेज सकती सर। ठीक है, एग्रीमेंट टू गो टू अ पिक्चर, एक पिक्चर जाने के लिए या अटेंड अ डिनर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सर ये सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एज इट डज नॉट, एज इट वाज नॉट इंटेंडेड टू गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। सर यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था। ठीक है सर, इतनी सी बात समझ में आई। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बेटा यहाँ पर सुनना, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एग्रीमेंट्स तो होते हैं, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं सर, एग्रीमेंट्स तो होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। तो सर इसमें बड़ा कौन हो गया, सर इसमें बड़ा कौन हो गया, एग्रीमेंट बड़ा वर्ड हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट बड़ा वर्ड हो गया। सर जो एग्रीमेंट है ना वो बड़ा है किससे, कॉन्ट्रैक्ट से, बिकॉज सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सर वो सारे एग्रीमेंट्स जिसके अंदर लीगल एनफोर्सेबिलिटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और सर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट तो होता ही होता है, साथ में क्या होती है, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। तो क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सर इसको ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन आता है ये आपका इंपॉर्टेंट। एग्रीमेंट इन विच द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन इज एब्सेंट। सर ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर क्या नहीं है सर, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते सर, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सर एक एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, सर एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस क्या होनी चाहिए सर, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। देयरफॉर एग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोशल मैटर क्या हो गया, टू पर्सन टुगेदर फॉर अ वॉक, दो पर्सन ने बोला कि चल यार हम दोनों ना शाम को वॉक करने चला करेंगे। अब एक बंदा आया नहीं तो दूसरा बंदा उसको जेल थोड़ी ना लेकर जाएगा। और अ सिनेमा शो डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन टू अबाइड बाय इट। ठीक है चलो, a domestic arrangement with no intention to create legal binding relations will not constitute a contract. Such a promise by a father to pay pocket money to his son, एक फादर ने प्रॉमिस करा अपने बेटे को मैं तेरे को पॉकेट मनी पे करूंगा, लेकिन उन्होंने पे नहीं करी, तो क्या वो सन अपने फादर को जेल में डाल सकता है, नहीं डाल सकता सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ, नाम याद कर लेना इसका, बाल्फर वर्सेस बाल्फर।
कब का है सर ये केस? 1919 में ये क्या हुआ था बेटा? केस हुआ था। अब इस केस के अंदर क्या था, ध्यान से सुनना। एक मिस्टर बारफल था, हस्बैंड। मिस्टर बारफल कौन सर? हस्बैंड। वो अपनी बीवी को छोड़ के चला जाता है इंग्लैंड में ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एंड लेफ्ट फॉर सिलोन। तो मिस्टर बारफल का जो है कोई बिजनेस था सिलोन के अंदर, तो वो अपनी बीवी को छोड़ के चला जाता है मेडिकल ग्राउंड्स, मतलब वो अभी प्लेन में ट्रेवल नहीं कर सकती, तो वो उसको छोड़ के चला जाता है। वो कहते हैं जब आप ठीक हो जाओगे ना तो मैं आपको प्लेन से अपने पास बुला लूंगा, अभी आप कहाँ पर रहो? इंग्लैंड में रहो। तो मिस्टर बाल्फर अपनी बीवी को इंग्लैंड में छोड़ के, बिकॉज उसकी तबीयत खराब थी, कहाँ निकल जाता है? सिलोन में, द प्लेस ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, जहां पर वो अपॉइंट हुआ था जॉब के लिए। ही हैज प्रॉमिस टू पे, जाते जाते वो अपनी बीवी को प्रॉमिस करके गया कि मैं तेरे को इतने पैसे हर महीने दिया करूंगा जब तक तुम मेरे पास वापस नहीं आ जाती। सब्सिक्वेंटली बाद में वो पैसे भेजने मना कर, मतलब पैसे नहीं भेजता, एंड डिसाइडेड टू लिव अपार्ट, और क्या बोल देता है, अब हम दोनों ना दूर दूर रहेंगे, मैं आपको पैसे नहीं भेजूंगा। द वाइफ स्यूड द हस्बैंड, स्यूड का मतलब क्या होता है? वाइफ ने केस कर दिया अपने हस्बैंड पे फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट, के भैया तूने मेरे को जो प्रॉमिस करा था उसके पैसे दे, तूने मेरे को ऑफर दिया था, मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट करा था, तो हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया, तो अब मेरे को पैसे दे। ठीक है। ऑन द ग्राउंड दैट हर कंसेंट टू द एग्रीमेंट वाज इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट वैलिड कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, उसने बोला देख मैंने कंसेंट दे दी थी, अप्रूवल दे दी थी, तूने ऑफर दिया था, हमारा एग्रीमेंट बन गया, अब ये वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और तू क्या दे दे, मेरे को पैसे दे दे वरना मैं आपको जेल में भेज दूंगी। तो उसको लगा, बीवी को लगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, ये सिर्फ एग्रीमेंट बना था, बिकॉज यहाँ पे लीगल इन्फोर्सेबिलिटी अभी मिसिंग थी। द कॉन्ट्रैक्ट डिड नॉट एग्री विद द व्यूज ऑफ द वाइफ, वाइफ ने क्या, कोर्ट ने क्या बोला वाइफ को कि मैडम ये चीज ना गलत है, मिसेस बाल्फर को क्या बोला, ये चीज गलत है, ये आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, एंड डिसमिस्ड हर क्लेम, और उसका जो केस है ना उसको वापस कर दिया। इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज ओनली अ डोमेस्टिक अरेंजमेंट, ये सिर्फ एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट था, एंड नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज डोमेस्टिक अरेंजमेंट आर आउटसाइड द रिलेम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। ये जो डोमेस्टिक अरेंजमेंट होते हैं ना इसको बाहर रखा जाता है, किससे? कॉन्ट्रैक्ट से। तो डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, हस्बैंड ने वाइफ को बोला, या हस्बैंड ने अपने, मतलब फादर ने अपने बच्चों को कुछ बोला, तो ये सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है सर? यस, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। चलो अब आगे स्टार्ट करेंगे सर, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो ध्यान से पढ़ लो बच्चों। बिजनेस लॉ जो है ना काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब काफी चीजें आपको सिखा के जाएगा, ध्यान से पढ़ना है, सारी सारी वीडियोस को देखना है आपको। तो देखो आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर एक कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब मानेंगे? तो बेटा उसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब एक कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा सर? इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होने चाहिए? आपके पूरे होने चाहिए, देन इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहली बात सर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होना चाहिए सर? एग्रीमेंट होना चाहिए सर। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, हम कैसा रिलेशनशिप बना रहे हैं सर? लीगल रिलेशनशिप है। अगर हमारे बीच में लीगल रिलेशनशिप होएगा जब तो लीगल इन्फोर्सेबिलिटी हो पाएगी, जब तो क्या हो पाएगी? लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। ठीक है, अगर हमारे बीच में डोमेस्टिक अरेंजमेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो कभी बन ही नहीं पाएगा। तो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए उस बंदे से सर? लीगल रिलेशनशिप। सर कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री कंसेंट, मतलब सामने वाले ने, कंसेंट का मतलब होता है अप्रूवल। अब मान ले मैंने तेरे को गन रख के मैंने तेरे को बोला कि तेरे को यार मेरे से पढ़ना पड़ेगा वरना देख ले मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा, क्या कर दिया? गन रख दिया। या मैंने एक बंदे के सर पे गन रख दिया और उसको क्या बोल दिया, तू अपनी प्रॉपर्टी मेरे को सेल कर दे, तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्या सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो कंसेंट कैसी होनी चाहिए सर? फ्री। जोर जबरदस्ती आपने नहीं कर रखी, या सामने वाले को आपने क्या नहीं करा सर? फ्रॉड नहीं कर रखा उसके साथ। कॉम्पिटेंट पार्टीज, सर पार्टीज कैसी होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट होनी चाहिए सर। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं, जो भी 18 ईयर से छोटा है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जो 18 ईयर से बड़ा है वो क्या कर सकता है सर? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है सर। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। अब चल सारी चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा एग्रीमेंट मैं नहीं पढ़ा रहा, एग्रीमेंट मैंने पढ़ा दिया। क्या होता है एग्रीमेंट? तो पहली चीज आपकी क्या है? डन है। एक बार पढ़ना है तो इस वाले पैराग्राफ को आप दोबारा से पढ़ सकते हो, लेकिन ये ऊपर जो चीजें जो रिपीट हो रही थी वही है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बी पॉइंट के साथ, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है सर? देयर शुड बी इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशंस। ठीक है, तो व्हेन एन एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन द पार्टीज देयर इंटेंशन शुड बी क्रिएट, क्या इंटेंशन होनी चाहिए सर? लीगल रिलेशनशिप बनाना है सर। सोशल और डोमेस्टिक अरेंजमेंट डू नॉट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ लीगल रिलेशन, सो दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये लाइन को याद रखियो। ठीक है, आगे वही वाला केस आ जाएगा, बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस यहाँ पर अपना कोट कर सकते हो, केस लॉ। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जिसको बोलते हैं सर फ्री कंसेंट। टू और मोर पार्टीज टू हैव बीन कंसेंटेड व्हेन दे एग्री अपॉन
when they agree upon the same thing in the same sense. So two or more persons are said to be have been consented, मतलब दो बंदों की अप्रूवल, दोनों बंदों की क्या होनी चाहिए, दोनों साइड से अप्रूवल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने दूसरे बंदे को जबरदस्ती क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है एग्रीमेंट करने के लिए। अब देख ध्यान से ये वाला एग्जांपल देख, समझ में आएगा। ए हैज टू कार्स, ए के पास कितनी गाड़ियां थी, मान ले दो गाड़ियां थी। एक ब्लू कलर की कार थी और दूसरी कार कौन से कलर की थी सर, रेड कलर की। ही वॉन्ट्स टू सेल हिज ब्लू कार, वो कौन सी कार बेचना चाहता था, अपनी ब्लू वाली कार बेचना चाहता था। बी हु नोज ऑफ ओनली एज रेड कार, एक बंदा था बी जो सिर्फ क्या जानता था कि ए के पास एक रेड कार है, वो ब्लू कार के बारे में नहीं पता था। तो ए कौन सी कार बेचना चाहता था, ब्लू वाली कार बेचना चाहता था। और बी को पता था कि ए के पास कौन सी कार है सर, सिर्फ रेड वाली कार है। तो बी उससे कौन सी कार खरीदना चाहता था, रेड वाली कार खरीदना चाहता था। ऑफर्स टू परचेज एज कार फॉर 20,000। तो बी ने ए को ऑफर क्या करा कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ, कितने की, 20,000 की। अब ए को क्या लग रहा था, कौन सी कार खरीद, ए अपनी कौन सी कार बेचना चाहता था, ब्लू वाली। और बी को सिर्फ कौन सी कार के बारे में पता था, रेड वाली। तो एक बी जो है वो रेड वाली कार खरीदना चाहता था, बी कौन सी कार खरीदना चाहता था, रेड वाली। और ए कौन सी कार सेल करना चाहता था सर, ब्लू वाली। ए एक्सेप्ट्स द ऑफर थिंकिंग दैट इट इज फॉर हिज ब्लू कार, ए ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, क्या सोच के कि ये मेरी ब्लू वाली कार खरीदना चाहता है, क्योंकि मैं वही वाली कार बेचना चाहता था। देयर इज नो कंसेंट, सर यहाँ पे हम अप्रूवल मानेंगे कि नहीं है, बिकॉज बोथ द पार्टीज आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दोनों की जो सोच है वो क्या है सर, डिफरेंट है। बी खरीदना चाहता है रेड वाली कार, ए बेचना चाहता है अपनी ब्लू वाली कार। तो यहाँ पर क्या नहीं बन पाएगा सर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि सर यहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं है सर, ठीक है। Besides to make a contract valid, not only consent is necessary, but consent भी कैसी होनी चाहिए सर, फ्री। कंसेंट तो होनी चाहिए, साथ में कंसेंट कैसी होनी चाहिए सर, फ्री होनी चाहिए। फ्री कंसेंट क्या होता है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, सर कॉर्सियन नहीं होना चाहिए सर, डरा धमका के किसी से क्या कर लेना सर, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड कर देना, मिस रिप्रेजेंटेशन, कोई गलत का बात बोल के आपको क्या कर दिया सर। जैसे मान ले मैं एक बिल्डिंग बना रहा था, मैंने बोला यार इस बिल्डिंग के आगे जो है ना मैं स्विमिंग पूल भी बना के दूंगा। तो तूने बोला सर इस बिल्डिंग में स्विमिंग पूल होगा, मैंने कहा हाँ, तूने वो फटाफट से बिल्डिंग खरीद ली। जब मैंने बिल्डिंग बना के दी उसमें क्या नहीं बना के दिया, स्विमिंग पूल नहीं बना के दिया। तो ये क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत चीज बोल के आपको क्या कर दिया, सामने वाले ने फंसा लिया। तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है सर, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि जो उसने बोला था वो उसने करके नहीं दिया। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, फ्री कंसेंट। सर कंसेंट होनी चाहिए, साथ ही साथ वो कैसी होनी चाहिए, फ्री भी होनी चाहिए। फ्री का मतलब सर उसके अंदर कॉर्सियन नहीं होना चाहिए, कॉर्सियन का मतलब है डरा धमका के कोई काम करना, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। अब जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत चीजें क्या बता देते हैं, गलत गलत बताते हैं, कैसे 1 करोड़ रुपए हो जाएगा स्टॉक मार्केट में, ऐसे पैसे कमा लो, वैसे पैसे कमा लो। ऐसा होता थोड़ी ना भाई, ये फालतू में क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप लोगों को, और फिर सामने वाला भी क्या कर देता है, फ्रॉड कर देता है, गलत हो जाता है उससे। बात करते हैं डी, इसके अंदर क्या है, कॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉम्पिटेंट पार्टीज मतलब एटलीस्ट 2 पार्टीज आर एसेंशियल फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कम से कम कितनी पार्टीज चाहिए सर, हमें 2 पार्टीज चाहिए। और सर एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, कौन सा बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जिसकी कैसी एज है, एज ऑफ मेजोरिटी। बेटा एक बंदा होता है जो कि होता है माइनर, माइनर कौन होता है, जो कि 18 साल से छोटा है। तो बड़ा हो गया 18 साल से, अच्छा अभी हो गया ना, अब तू क्या कर सकता है सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड। तो एक तो आपका कैसी एज होनी चाहिए, 18 ईयर्स के आप होने चाहिए, प्लस आपका माइंड कैसा होना चाहिए, साउंड माइंड। मान लो एक बंदा है, बहुत से लोग होते हैं ना जो मेंटली क्या होते हैं, थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, पागल होते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो एक तो आप 18 ईयर्स एंड अबव होने चाहिए, प्लस आपका माइंड कैसा होना चाहिए, साउंड माइंड, मतलब आपका दिमाग विमाग ठीक है, आप अच्छे अच्छे बुरे के बारे में जानते हो, एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। और लॉ ने आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रखा कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मान ले क्या होता है, मान लो एक बंदा था 40 ईयर्स की एज का, उसने लोगों के साथ बहुत सारे क्या करे बेटा, फ्रॉड करे, क्या करे, बहुत सारे फ्रॉड करे, ठीक है। अब उसके के ऊपर केस चल रहा था कोर्ट के अंदर, कोर्ट ने बोला कि ये बंदा आज से किसी के साथ भी क्या नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब वो दोबारा से, जबकि कोर्ट ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता किसी के साथ, वो दोबारा से क्या करने लग गया, कॉन्ट्रैक्ट करने लग गया।
तो क्या ये ठीक है? नहीं सर, दिस इज नॉट वैलिड, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था? डिस्क्वालीफाई कर रखा था। क्या कर रखा था? डिस्क्वालीफाई कर रखा था। जैसे मान ले आप कोई गेम खेलते हो, उस गेम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आप उसको एक बार नहीं फॉलो कर रहे रूल को, दूसरी बार फॉलो नहीं कर रहे, तीसरी बार, तो सामने वाला जो वो है उसका कोच, वो आपको क्या कर देगा? गेम से डिस्क्वालीफाई कर देगा। डिस्क्वालीफाई का मतलब है कि आप अब वो वाली गेम दोबारा से नहीं खेल पाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे कोर्ट ने इस बंदे को क्या कर दिया था? डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि तू दोबारा से क्या नहीं कर सकता? जीवन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता अगले 5 सालों तक। और ये बीच में बंदा क्या करने लग गया? कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये भी वैलिड नहीं है। तो देख, पहली बात, आपकी एज 18 ईयर्स एंड अबव होनी चाहिए, आप साउंड माइंड के होने चाहिए, और यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फॉर डूइंग एनी कॉन्ट्रैक्ट। कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। था सा कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर, आपने किसी छोटे बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, 16 साल के बच्चे के साथ 17 साल के बाद, या फिर ल्यूनाटिक। ल्यूनाटिक कौन होता है सर? वो बंदा जो कि अनसाउंड माइंड का है। कैसे माइंड का है बेटा? अनसाउंड माइंड का। बोले तो सर होश व आवाज नहीं है सर उसके पास, अच्छे अपने बारे में अच्छा बुरा, बुरा वो सोच नहीं सकता। ठीक है, इन इंडिया पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 18 इयर्स ऑफ एज इज कंसिडर्ड टू बी अ माइनर। वो बंदा जो कि 18 साल से के ज्यादा का नहीं है, 18 साल से छोटा है, वो क्या होता है बेटा? माइनर होता है। A lunatic can enter into binding contract during the lucid intervals. ठीक है, जैसे अ लुनेटिक कैन एंटर इनटू बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, एक लुनेटिक भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो अपने होशोहवास में होता है। किसमें होता है? होशोहवास। मान लो एक बंदा था, दिमाग में खराब नहीं था, लेकिन उसने ड्रिंक्स कर रखी थी। क्या कर रखी थी सर? ड्रिंक्स कर रखी थी, बहुत चढ़ रखी थी। अब उस टाइम तो बंदा कैसे माइंड का होता है? अनसाउंड माइंड का। उसको अपने ही शरीर के बारे में नहीं पता, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, करता है। तो अब उसको, उसने पी रखा है और उसको कोई होशोहवास नहीं है, और उससे तुम कहाँ क्या कुछ साइन करवा लो, क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? सर नहीं होएगा। तो जब वो होशो-हवास में, सुबह जब वो उठेगा, जब उसका नशा उतर जाएगा, उसके बाद ये क्या होता है? उसका ल्यूसिड इंटरवल्स, उस टाइम आप उससे क्या करवा लो? साइन करवा लो। तो ल्यूनाटिक कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है किस टाइम पे? ल्यूसिड इंटरवल्स, मतलब जब वो अपने पूरे होशो आवाज में है। बेटा नेक्स्ट, कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल कंसिडरेशन। मतलब सामने वाला, अब जैसे मान ले तूने बोला कि सर आप मेरे को पढ़ा दो, मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन बदले में जो है ना तेरे से पैसे नहीं दूंगा, तू मेरे को जो है ना भाई वो दे दियो, AK-47 दे दियो कहीं से मंगवा के। क्या दे दियो? AK-47 दे दियो। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? सर नहीं, क्योंकि इसका जो कंसिडरेशन है ना बेटा, कंसिडरेशन कैसा है? अनलॉफुल है। कंसिडरेशन कैसा है? अनलॉफुल है। या सामने वाले ने किसी के लिए काम करा, बदले में उसे क्या खरीद लिया? ड्रेस खरीद लिया, तो ये क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया। तो कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए? वैलिड होनी चाहिए। या मैं तेरे से पैसे ले रहा हूँ किसी बंदे का मर्डर करने के लिए, तो क्या वो काम लॉफुल है? लीगल है क्या वो? नहीं सर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड हो गया? अब तूने बोला, अब तू जेल में उसमें चला गया पुलिस वालों के पास, मैंने मान लो उस बंदे का मर्डर नहीं करा, तेरे से पैसे ले लिए, तो पुलिस स्टेशन में चला गया कि सर मैंने जो है ना इस बंदे को मर्डर करने के लिए पैसे दिए थे, और इस बंदे ने मर्डर नहीं करा और मेरे पैसे भी ले लिए, मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा। सबसे पहले क्यों किसको पकड़ लेंगे? तेरे को पकड़ लेंगे कि भाई तूने उसको मर्डर करने के पैसे क्यों दिए। तो तेरा जो ऑब्जेक्ट होता है ना बेटा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल। तेरा ऑब्जेक्ट ही कैसा था? अनलॉफुल था। ठीक है, कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए कंसिडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सामने वाले को बदले में कुछ चाहिए। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ बेयर प्रॉमिस। अब जैसे मान ले कोई बच्चा है, उसको मैंने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है यार मैं तेरे को पढ़ा दूंगा, अब मैं उसको पढ़ा नहीं रहा, मान ले मेरे पास कोई दूसरी क्लासेस स्टार्ट हो गई या कोई दूसरा बैच स्टार्ट हो गया, टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैंने उसको मना कर दिया। अब वो क्या मेरे को कोर्ट में लेकर जा सकता है, मेरे अगेंस्ट कोई केस कर सकता है? नहीं। लेकिन अगर मैं सामने वाले से पैसे ले लेता, तो अब यहाँ पर क्या हो जाता सर? मैं बाउंड हो जाता कि अब मेरे को उसको पढ़ाना ही पड़ेगा। अब अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो वो मेरे अगेंस्ट क्या कर सकता है सर? केस कर सकता है। एंड इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। तो अगर सामने वाले ने कंसिडरेशन नहीं ली, मैंने सामने वाले से कुछ नहीं लिया, तो कुछ मेरे ऊपर बाइंडिंग नहीं है, तो सामने वाला मेरे को कोर्ट में नहीं लेकर जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट्स ओनली व्हेन अ प्रॉमिस इज मेड फॉर समथिंग इन रिटर्न। दिस समथिंग इज टर्म्ड एज, इस समथिंग को क्या बोलते हैं सर? कंसिडरेशन। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं? इन मनी भी हो सकता है या फिर इन काइंड भी हो सकता है। इन मनी भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? इन काइंड भी हो सकता है। कंसिडरेशन इज द, अब जैसे मान लो यूट्यूब है, सामने वाले से मैं पैसे थोड़ी ना मांग रहा हूँ, मैं उससे क्या मांग रहा हूँ कि वो बंदा क्या कर ले? चैनल को सब्सक्राइब कर ले।
तो ये क्या हो गया, काइंड हो गया ना, ये तो क्या हो गया, काइंड हो गया, मनी तो नहीं है, ठीक है। कंसिडरेशन इज द प्राइस पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिस। तो प्रोमिसी पैसे देगा, कौन पैसे देगा, प्रोमिसी। कंसिडरेशन कौन पे करता है सर, प्रोमिसर पे करता है, किसको, प्रोमिसर को। तो ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर अ सम ऑफ 10,000। ए इज प्रॉमिस द कंसिडरेशन इज अ सम ऑफ 10,000। ए का क्या प्रॉमिस है, ए एग्रीज टू, ए इज प्रॉमिस the consideration in sum of 10,000 while B's promise consideration is the car। तो A के लिए consideration क्या है, मनी, वो अपनी कार दे रहा है, बदले में क्या ले रहा है, मनी। और B अपने पैसे दे रहा है, बदले में क्या ले रहा है, कार। तो कार क्या होगी, कंसिडरेशन, जो आपको बदले में मिल रहा है वो आपके लिए क्या है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैसी होनी चाहिए, रियल एंड नॉट इल्यूजनरी, ठीक है। एक लड़का एक लड़की को बोलता है कि अगर तू हाँ कर देगी मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ठीक है, ये कैसे, रियल है क्या, इल्यूजनरी है ना सर। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, ऐसी नकली बातें करना और कुछ वो करना। तो कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉट इल्यूजनरी, कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए, जो चीज आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर इलीगल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन या तो आपने किसी पास्ट काम के लिए पे करा, या आज के किसी काम के लिए पे कर रहे हो, या फ्यूचर में किसी काम के लिए आपने सामने वाले को पैसे पे करे। कंसिडरेशन मस्ट बी वैलिड इन द आईज ऑफ लॉ। इट मस्ट रिजल्ट इन सम गेन टू पार्टी एंड डेट्रीमेंट टू द अदर। एक पार्टी के लिए गेन होना चाहिए और दूसरे पार्टी के लिए क्या होना चाहिए, उससे पैसे गए हैं, तो डेट्रीमेंट। एक पार्टी की जेब में पैसे आए, दूसरी पार्टी की जेब में पैसे गए, ठीक है। बेटा ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया आपको, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए सर, लीगल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर मैं लोगों से पैसे ले रहा हूँ सर मर्डर, तो ये ऑब्जेक्ट ही क्या है सर, गलत। एग्रीमेंट मस्ट नॉट रिलेट टू अ थिंग व्हिच इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ और हैज एक्सप्रेसली बीन फॉरबिडन बाय लॉ। मतलब सरकार ने जिस चीज के लिए मना कर रखा है, फॉरबिडन बाय लॉ मतलब सरकार ने कोई चीज मना कर रखी है और मैं उसी काम को करने के सामने वाले से क्या ले रहा हूँ, पैसे ले रहा हूँ। विच इज अपोज टू द पब्लिक, जो पॉलिसी, मतलब जो पॉलिसी के क्या है, अगेंस्ट है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। या फिर वो कैसा काम है, इमोरल काम है सर, अच्छा काम नहीं है, कैसा काम है सर, गंदा काम है सर, जिसको सरकार ने मना कर रखा है सर, वो पब्लिक के अगेंस्ट है सर, और वो काम अगर मैं करके दे रहा हूं तो ये भी क्या हो जाएगा सर, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, नहीं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, ठीक है। ए एग्रीज टू सेल सर्टेन गुड्स टू बी, ए ने एग्री करा कि बी मैं तेरे को कुछ सामान बेचूंगा। ए नोज दैट गुड्स आर टू बी स्मगल्ड आउट ऑफ द कंट्री, ए को पता है कि वो क्या करनी पड़ेगी, स्मगलिंग करनी पड़ेगी। द कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, अनलॉफुल एंड नॉट इनफोर्सेबल, ठीक है सर, समझ में आया। कौन कौन सी चीजें हो गई सर कॉन्ट्रैक्ट के, हमने क्या क्या पढ़ा सर, एग्रीमेंट होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए सर, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पढ़ ले फटाफट से इसको, 6 पॉइंट्स को लर्न करके दिखा जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं, एक बार खत्म कर देते हैं इसको फटाफट से। सर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, क्या नहीं होना चाहिए सर, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अब सर वॉइड का मतलब क्या होता है, दिखाता हूं मैं आपको एक चीज, पहले पढ़ते हैं। एग्रीमेंट मस्ट हैव नॉट बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय एनी लॉ इन फोर्स इन द कंट्री। मान लो कुछ ऐसी चीज है जिसको सरकार ने बोल रखा है कि ये आप चीज नहीं कर सकते, और आपने वही चीज करने के सामने वाले को क्या दे दिए सर, पैसे दे दिए सर, उसको बोलते हैं कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है सर, वॉइड होता है। जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी आर कॉम्पिटिटर्स इन अ बिजनेस। दो लोग थे ए और बी, ये दोनों आपस में बिजनेस में क्या थे, कॉम्पिटिटर्स थे। बी एग्री टू पे ए अ सम ऑफ मनी, बी ने क्या बोला, एग्रीमेंट करा ए को कि ए मैं तेरे को क्या दूंगा, पैसे दूंगा, इफ ही वुड क्लोज हिज बिजनेस, कि अगर तू अपना बिजनेस क्लोज कर देगा ना तो उसके मैं तेरे को क्या दूंगा, पैसे दूंगा। ए डिड सो, ए ने अपना बिजनेस बंद कर दिया, बट बी रिफ्यूज टू पे द मनी, बी ने पैसे देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। हियर द एग्रीमेंट वाज वॉइड, यहाँ पे ये जो एग्रीमेंट जो हो गया ना सर, ये क्या हो गया, वॉइड हो गया। क्यों सर, बिकॉज इट वॉज इन द नेचर ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो कि आपके बिजनेस के ऊपर क्या बना रहा था सर, रुकावट बना रहा था। अब देखो सरकार क्या चाहती है, बिजनेस के अंदर सर परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए कि मोनोपोली होनी चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए कि मोनोपोली होनी चाहिए, है परफेक्ट कंपटीशन।
मतलब सारी कंपनीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बिजनेस करने के लिए। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, जब एक बिजनेसमैन अपना सारा क्या चला रहा है, रूल चला रहा है। अब ऐसा क्या हुआ था, एक ऐसी सिचुएशन आई थी जियो के टाइम पे। रिलायंस जियो ने क्या करा था सर, 1 ईयर तक लोगों को क्या दिया था, फ्री में सर्विसेज दे रहा था सर। डेटा भी फ्री था, कॉल्स भी फ्री थी, सब कुछ फ्री था। तो नंबर ऑफ लोग इसके साथ ज्यादा जुड़ते जा रहे थे, हर कोई किसकी सिम खरीद रहा था सर, जियो की सिम खरीद रहा था। अब क्या हुआ, मार्केट में छोटे छोटे जो थे, जैसे मान लो कि एयरसेल एक था, एयरसेल वो छोड़ के चला गया सर। एक एमटीएस था सर, वो भी छोड़ के चला गया सर। बहुत सारे नेटवर्क्स थे सर, वो क्या करके चले गए सर, एमटीएनएल बीएसएनएल का सर हालत खराब हो गई थी सर। वोडाफोन और आइडिया की ऐसी सिचुएशन हुई कि दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज होना पड़ा। ठीक है। और रिलायंस ने भी छोड़ दिया सर, रिलायंस कम्युनिकेशन जो था वो भी छोड़ के चला गया सर। टाटा जो है, टाटा टाटा कम्युनिकेशन भी था, वो भी छोड़ के चला गया। तो धीरे धीरे सरकार ने क्या देखा, अब ये जो टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो होती है वो है ट्राई, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, ट्राई, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसने क्या देखा कि ये जो जियो है, जियो, इसके वजह से सारे के सारे बिजनेसमैन कम्युनिकेशन का बिजनेस छोड़ के जा रही है। ऐसे तो क्या होगा, धीरे धीरे करके सारे जने मार्केट से निकल जाएंगे, और सिर्फ मार्केट पे रूल करने का कौन बच जाएगा, जियो। और फिर ये अपनी मन मर्जी चलाएगा, जितने मर्जी प्राइसेस रखेगा। अब जियो वाला जो मुकेश अंबानी है वो बोल रहा था, मैं एक और साल क्या दूंगा, फ्री दूंगा, एक और साल क्या दूंगा, फ्री दूंगा। तो ट्राई ने इसको मना कर दिया। मुकेश अंबानी ने क्या बोला कि मैं एक और साल क्या दूंगा, फ्री दूंगा। ट्राई ने इसको मना कर दिया, क्योंकि अगर ट्राई मना नहीं करता, ट्राई कौन है, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर। ये अथॉरिटी है जिसका काम है सारे इन सबको देखना है जो भी कम्युनिकेशन के बिजनेस के अंदर है, कि ये लोग सब कुछ ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सर अगर ये एक और साल फ्री दे देता ना, तो मार्केट से एयरटेल भी छोड़ के चला जाता, वोडाफोन आइडिया भी छोड़ के चले जाते, और ये सिर्फ क्या बन जाता सर, ये किंग बन के रह जाता। और फिर सर कोई कंपनी आ नहीं पाती, क्योंकि ये सबसे बड़ा जाइंट बन जाता। तो सरकार ने फिर इसको मना करा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या करेगा, एयरटेल भी मार्केट करेगा, और वोडाफोन आइडिया भी चलेगा तेरे साथ, ठीक है। अब देख, कोई बंदा ऐसा काम करता है तो वो क्या हो जाता है, इलीगल हो जाता है। अब अगर ट्राई ने मना कर दिया और ये फिर भी अगर एक साल फ्री देता, तो भाई इसके ऊपर क्या लग जाती सर, पेनल्टी लग जाती। अब सरकार चाहती है फ्री कंपटीशन हो। अब तूने क्या करा, सामने वाले से पैसे लेके अपना बिजनेस बंद करके जा रहे हैं, तो यहाँ पर तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, मनी कुड नॉट बी रिकवर्ड, क्योंकि तूने वो ऐसा काम करा कि भाई कंपटीशन नहीं हो रहा मार्केट में इससे। ठीक है। बी ने पैसे दिए थे ए को कि ए तू अपना बिजनेस छोड़ के चला जा, ताकि सिर्फ इस मार्केट पे रूल कौन करे, मैं कर। अब ए छोड़ तो दिया उसने, बिजनेस अपना बंद कर दिया, लेकिन बी ने उसको पैसे नहीं दिए। अब ए उसकी कंप्लेंट करने के लिए अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करती। ठीक है सर। आगे, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सर्टेनिटी, ठीक है। अब किसी काम के अंदर कोई सर्टेनिटी नहीं है। मान लो कोई बच्चा है मेरे पास पूछने के लिए, सर क्या आप क्लास 12th की अकाउंटेंसी पढ़ाते हो, मैंने कहा हाँ भाई पढ़ाते हैं, आजा पैसे दे दे, फीस रजिस्ट्रेशन करवा ले और स्टार्ट करते हैं। अब उसने मेरे से पूछा, सर कौन सी बुक से करवाओगे, कैसे पढ़ाओगे, मैं उसको कुछ बता ही नहीं रहा। तो उसको कोई सर्टेनिटी नहीं है कैसा पढ़ाया जाएगा, कैसा नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे मान ले ए एग्रीज टू सेल टू बी 1000 मीटर्स ऑफ क्लोथ। ए ने क्या एग्रीमेंट करा बी के साथ कि बी मैं तेरे को 1000 मीटर कपड़ा बेचू, बट डिड नॉट इंडिकेट, क्या नहीं बताया, कौन से काइंड ऑफ कपड़ा बेचूंगा, पोलिएस्टर बेच रहा हूँ, कॉटन बेच रहा हूँ, कौन सा कपड़ा बेच रहा हूँ। इज इंटेंडेड टू बी सोल्ड। दिस एग्रीमेंट इज, ऐसा एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है एंड अनइनफोर्सेबल बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। सर यहाँ पे अनसर्टेनिटी है ना, पता नहीं वो मेरे को 1000 मीटर का कॉटन बेचेगा, सिल्क बेचेगा, कौन सा कपड़ा बेचेगा, वो नहीं पता। तो क्या होनी चाहिए सर, सर्टेनिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के, हाँ भाई वो काम को करके देगा, ठीक है, फालतू की बात नहीं कर रहा। आगे लास्ट, कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज। इफ एनी लीगल फॉर्मेलिटीज ऑफ राइटिंग रजिस्ट्रेशन आर नेसेसरी बाय लॉ। अब जैसे मान ले तूने डॉक्टर की दुकान खोलनी है, तेरे को क्या खोलना है, एक डॉक्टर क्लिनिक खोलना है, तो वहां पे तेरे को क्या जरूरत है कि सर आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए डॉक्टर की, और प्लस आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के पास। फिर आप फाइनली क्या कर सकते हो सर, अपना एक क्लिनिक ओपन कर सकते हो जहाँ पे आप पेशेंट्स को देख सकते हो। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे सर लीगल फॉर्मेलिटीज जरूरी होती है, मैंडेटरी। तो आप वो काम जब भी स्टार्ट कर सकते हो जब आप सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लो।
इन द एब्सेंस ऑफ दिस लीगल फॉर्मेलिटीज, अगर आपने ये नहीं करा, एग्रीमेंट विल नॉट बी इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। फिर आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि मेरे साथ ये गलत हो गया। भाई तूने जब बिजनेस स्टार्ट करा था, तूने वो रजिस्टर ही नहीं करवा रखा था अपने बिजनेस को, अब तू कोर्ट में जा नहीं सकती। ठीक है, जैसे हमने अकाउंट्स में पढ़ा था पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कैसा होना चाहिए, रजिस्टर्ड। अगर आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है तो ही एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट क्या कर सकता है, केस कर सकता है। अगर आपकी पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या नहीं कर सकते सर, केस नहीं कर सकते। तो आज हम इतना पढ़ रहे हैं सर, आज की क्लास को हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं।